जनाब का व्लॉग आया है और जनाब के व्लॉग का टाइटल क्या है? डिपीज़ मेकओवर। मेकओवर में क्या होना चाहिए, ये क्या मुझे डिटेल बतानी चाहिए? ऑडियंस जानती है मेकओवर होता क्या है, घर का, खुद का या किसी भी चीज़ का, रेस्टोरेंट का जैसे चालू ने करवाया था, तो इसी को ही मेकओवर कहते हैं। जो मैडम ने, इन्होंने, जनाब ने इतना फूल बनाया है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है। दोनों भाई बहन क्लिक बैट कर करके व्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि अब इनका ओरिजिनल कंटेंट जो है ना, वो तो लोगों को भा नहीं रहा है, लोग क्लिक ही नहीं कर रहे। हाँ, जिन्होंने देख लिया वो व्यूज़ मिल गए, जिनको एक्चुअली देखना है वो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो वही 700 के करीब इनके, 700 800 हज़ार के करीब, हज़ार के अंदर ही अंदर रहते हैं जनाब के। तो चालू के फिर भी 1400 के करीब पहुंच जाते हैं। अब तो उसके भी व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो उसके भी व्यूज़ भी कम हो गए, तो साथ साथ कमेंट्स भी कम हो गए, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा देखती है तो ज़्यादा कमेंट्स भी करते। तो क्लिक बेट से आप व्यूज़ ले लेते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके रातों रात बढ़ जाते हैं, रातों रात बढ़ जाते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई एजेंसी ऐसी हायर की हुई हो जहां रात को काम होते हैं, क्योंकि भाई इंडिया में हो या हमारे पड़ोसी देश में हो, वहाँ रात के और दिन के टाइमिंग लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरे ही सेम है। क्या ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, एक आध 2 मिनट से अगर फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन रात और दिन तो सबके होते हैं, तो क्या रात भर जो है ना, वो कहीं और देश के लोग हैं जो इनको रात भर बैठकर देखते हैं? इतने पॉपुलर हैं ये कि रात भर जागते हैं। जब हमारे यहाँ रात होती है तो उनके यहाँ दिन होता है, और वो दिन में इनका कंटेंट देखते हैं, और इसलिए इनके रातों में कमेंट्स सारे बढ़ जाते हैं और इनके वो बढ़ जाते हैं, व्यूज़ बढ़ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि एक्चुअली ये खरीदते हैं व्यूज़ को, या फिर वो ऐसा ही नेचुरल है? बस जो भी हो, क्लिक बैट तो करा दोनों भाई बहनों ने व्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि एक इनकी ओरिजिनलिटी थी। पहले लोग इनको एक्चुअली पसंद करते थे तो लोग देखते थे। जैसे मैंने अभी आपसे बताया एक दिन पहले ही कि जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी, तब मुझे मैडम का पुराना व्लॉग जो है वो साइड में रिकमेंड हो रहा था। जब आप लैपटॉप पे देखते हो तो बाकी के कंटेंट भी आपको दिखते हैं, तो मुझे मैडम का एक वो दिखाई दे रहा था कि सबके कपड़े फाइनल हो गए। आई थिंक वो चालू की शादी के टाइम का व्लॉग था भाई साहब। उसमें 3.5 या 3.6 उसमें मिलियन व्यूज थे। सोचो, लोग इनको एक्चुअली देखते थे और इनको 6-7 हज़ार कमेंट आ जाते थे। फिर वो धीरे धीरे कम हुए थोड़े से, तो फिर जो मतलब व्यूज कम हुए तो कमेंट्स भी कम हुए। लेकिन आज की डेट में ये बुरा हाल है कि जनाब तो फिर भी लुढ़का लुढ़कू के 1-2 दिन में कुछ ऐसा काम करते हैं, मैडम को बीमार दिखाते हैं, तो उनके 1 मिलियन हो जाते हैं। लेकिन मैडम की तो भाई साहब पूरी लंका लगी पड़ी है। सबसे पहले तो ये जो मैंने देखा ना, दीपीज मेकओवर, तो भाई एक बात बताओ, दिप्पी का मेकओवर है, आपको किसने राइट दिया कि आप सारा ही कंटेंट खुद बनाओ, दिप्पी की बीमारी का भी और दिप्पी की अच्छी हालत का भी? अच्छा, ये जो मेकओवर है, मेकओवर के नाम पे इन्होंने कितना उल्लू बनाया है वही मैं आपको बताऊंगी। 1-2 चीजें हैं जो टॉपिक पे यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगी आज, बाकी रिव्यू आपको चैनल पर मिले, रिव्यू वाले दूसरे चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं। अब या तो इन्होंने फिल्टर लगा रखा है, या फिर इन्होंने भाई साहब एक बंदे हायर कर रखे हैं कि भाई आप डिलीट करो, पर किसको ही देंगे? मुझे ऐसा ना, कभी कभी ऐसा फील होता है, लोग कहते हैं इन्होंने पीआर रख रखे हैं, मैंने पीआर रख रखे हैं, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब इनकी फाइनेंशियली हालत इतनी डाउन है। इस बात से ही पता चल जाता कि इन्होंने एडिटर दोनों हटा दिए। जो अंकित और अभिषेक थे, वो दोनों, एक मैडम के लिए काम करता था अभिषेक, और अंकित जो है वो जनाब के लिए काम करता था, तो वो अब हट गया है। दोनों को हटा दिए हैं। दोनों पहले सैलरी बेस पे थे, काम करते थे। कोई वेला कोई नहीं है जो बिना वजह की भी इनके साथ घूमेगा और इनकी एडिटिंग करेगा, और हमें एडिटिंग करते हुए दिखाई भी दिए थे शुरू शुरू के दिनों। और अभी 1-1.5 साल से दोनों आउट हो गए हैं, दोनों अपना अपना काम देख रहे हैं। बल्कि अभिषेक के साथ तो बीच में रिश्ते भी खराब हो गए। लेकिन अंकित को मैडम ने हायर करके रखा है, लेकिन फिर भी ये नहीं करते कि कुछ भी कम से कम जैसे तैसे करके अल्टरनेट डे पे या 2 दिन में अपना व्लॉग बना ले। एक तरफ कह रहे हैं कि फाइनेंशियली हालत जो है वो हमारी संभल जाए, आप सबको पता है कि क्या कंडीशन चल रही है, उसके बाद ये इतने वेले, इतने आलसी हैं कि व्लॉग नहीं बना रहे हैं। अब लोगों को लगेगा कि भाई व्लॉग बनाए तो प्रॉब्लम, व्लॉग ना बनाए तो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं थी इनके व्लॉग ना बनाने से और बनाने। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी का काम ही है, अब इनको कोई और जॉब तो मिलने से रही, और वैसे भी इनको कोई काम मिल नहीं रहा, तो ले देकर यही काम है, चैनल बनाया तो ऑफकोर्स उस पर कंटेंट तो डालेंगे डालेंगे। मुझे भाई कभी पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, व्यूज के लिए मैं हमेशा से बताती थी और आज भी मैं बताती हूँ। क्यों बताती हूँ? क्योंकि पॉपुलैरिटी कम हो रही है, लोगों में असलियत आ गई है। अब लोगों सोचो,
60-70 हज़ार अगर किसी को व्यूज आ रहे हैं और उसमें भी वो खुश हैं और कंटेंट डेली बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, किसी को लाख 1.5 लाख आ रहे हैं, तो इनकी तो फिर भी अभी तक जो है चल रही है, नैया पार हो ही रही है। तो कुछ भी नहीं आने से अगर अल्टरनेट डे पर भी इनके 7-8 लाख अगर व्यूज आ रहे हैं तो बुराई ही क्या है भाई, उसमें पैसा आएगा जाएगा तो नहीं। तो उसी में इन्होंने अपने कुछ चीजों में कटौती कर लो और एडिटर रख लो, और तुम कुछ भी करोगे, घर का छोटा मोटा चीजें दिखाओगे, कुछ भी बाहर आना जाना दिखाओगे, वो सब कराओगे तो वो निकल जाएगा। क्योंकि मुझे ना काफी टाइम से ऐसा फील हो रहा था कि भाई देखो ये बीमारी भी है, इतने खर्चे भी हैं, इनका ऐसे लाइफस्टाइल भी है। अगर आप सुन रहे होंगे पहले से ही मुझे, तो मैं अक्सर एक एक बात बोलती थी कि इनका और कोई काम धंधा तो इनका है नहीं, काम मिल नहीं रहा और ये एक्टिंग कर नहीं रहे। अपने जो इन्होंने वो खोला था कल प्रोडक्शन, उसमें भी कुछ नहीं डाल रहे रेगुलर बेसिस पर। इससे पहले भी मैंने एक बार बहुत डिटेल में शेयर किया था कि एक चैनल है SIT करके, तो वो कितने अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। 3-4-5 लोग हैं, वो उनकी टीम है, वही लिखते हैं, वही एडिट करते हैं, वही उसको जो है अपलोड करते हैं और आपस में मतलब खुश रहते हैं। और 7-8 साल से चल रहा है, बताओ, कोविड से भी बहुत टाइम पहले से वो चैनल चल रहा है, बना रहे हैं रेगुलर। और उसमें ये जो मैडम के साथ काम किया था ना, कहाँ हम कहाँ तुम, वो एक्टर भी हैं और अच्छी, मतलब एक तरीके से देख, कहते हैं ना, सीख देने वाले उनके एपिसोड होते हैं, कैरेक्टर सेम होते हैं, नाम सेम होते हैं, घर सेम है, उन लोकेशन वगैरह जो भी कुछ है, उन्होंने फ्लैट जो भी कुछ ले रखा होगा वो बिल्कुल सब चीजें सेम, बस कहानी हर बार बदल जाती है या डेली बेसिस पर कुछ नई सीख जैसे दे देते हैं वैसे। तो ये चाहे तो ये ऐसे कर सकते थे, सारे घर के तो इनके एक्टर हैं, तो लाओ ना अपने सबको क्लब में लाओ और बल्ब जलाओ। ये अपने बच्चे से एक्टिंग कराते हो तो कोई भी छोटी मोटी की कोई स्क्रिप्ट राइटर, कोई स्टोरी राइटर, किसी को हायर करो, उससे छोटे छोटे जो है आइडियाज लो, उनको दो उनको, और उनसे स्टोरी लिखवाओ और वो बनाओ उन पे वीडियो। लोग पसंद करते हैं। देखने वाली बात ये है कि कम से कम और कुछ नहीं तो तुम्हारी एक्टिंग तो सुधर जाएगी जनाब। खैर ये तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन आज इनके मुंह पर वो बात भी आ ही। तो चलो पहले बात करते हैं मैडम के मेकओवर की, जो उन्होंने बताया है मेकओवर। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, पर्सनली मुझे मैडम बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब स्लिम लग रही थी और ब्यूटीफुल लग रही थी। जो अच्छा है, अच्छा लग रहा है तो वो कहूंगी ये वही मैडम है। बिलीव नहीं हो रहा था जो अब से 100 साल पहले तक या 4-5 महीने पहले तक, ये अभी भी ऐसी करती हैं, बिल्कुल मैसी बनी घूमती हैं, कॉम नहीं करेंगी, जूड़ा बना लेंगी, उल्टे सीधे से कपड़े पहनेंगी, बेढंगी सी बनी घूमती रहती, कभी भी व्लॉग में प्रेजेंटेबल नहीं होती। और अब मैं लंबे टाइम से देख रही हूँ, जब से इनकी इम्यूनोथेरेपी शुरू हुई है, अक्सर ये खांसती रहती हैं, खांसती रहती हैं, खांसती रहती। भाई ये क्या है मुझे नहीं पता, ये तो देखो ऊपर वाला बेहतर जानता है कि ये जो ट्रीटमेंट इनका चल रहा है उसके साइड इफेक्ट हैं या मौसम का है साइड इफेक्ट है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि जब मैडम बीमार होती हैं तो वो जनाब के व्लॉग में बीमार दिखाई देती हैं, जब अपनी स्टोरी डालती हैं, अपना व्लॉग बनाती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। वाह, अब इसको क्या कहेंगे। अब देखो भाई, जो बात लग रही है वो लग रही है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैडम हमें यहाँ पे खुल खांसती फिरती हुई नजर आई। तो भाई ये क्या है, ये इसके साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि अभी इन्होंने ही बताया है कि 27 तारीख को फिर वापस से इनकी वो थेरेपी होने वाली है जो हर महीने होती, तो उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे और हमें वहां पर चारती भी नजर आई थी, वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। पर मेरा एक क्वेश्चन है, देखो मैं इस बात को कभी मैंने नहीं बोला कि, ना मैंने ये बोला कि ये बीमारी का ढोंग कर रही है या इनको बीमारी नहीं है, बट यस क्वेश्चन जरूर आते हैं दिमाग में, सवाल जरूर उठते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। उन्होंने एक रील डाली है और उसमें बताया है कि ये एक सनस्क्रीन है जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट ने इसको रिकमेंड किया है और इसमें रेटिनॉल है, रेटिनॉल कई सारी चीजें अलग अलग टाइप की होती है। तो वो अलग अलग टाइप की मैंने उसका स्क्रीनशॉट ChatGPT पर डाला और उनसे मैंने पूछा कि क्या ये सेफ है किसी सी पेशेंट के लिए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अंडर ट्रीटमेंट हो। क्योंकि मेरी एक YT फैमिली मेंबर है, उन्होंने कहा है कि ये सी पेशेंट के लिए सेफ नहीं होता है और ये डॉक्टर की गाइडेंस के बिना आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं तो ही आप ये ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बताया है रेटिनॉल 0.1% लिखा है। तो चलिए ChatGPT ने क्या कहा वो सुनते हैं। क्या आप मुझे एक बार फिर से बता सकते हैं कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है क्या उसको सी पेशेंट लगा सकता है? इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, रेटिनॉल 0.1% और मेट्रिक्सिल 3% अगर कीमो या रेडिएशन चल रही है तो रेटिनॉल वाला ये प्रोडक्ट बिना ऑन्कोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि जलन या सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और स्किन सामान्य है तो कभी कभी डॉक्टर की सलाह से ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा, आप ये अगर कहना आप चाहते बता हैं दें- कि बिना ऑन्कोलॉजिस्ट की राय से आप इसको नहीं लगा सकते, राइट? हाँ, बिना ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह के देना ये रेटिनाइल वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर अभी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और डॉक्टर ने इजाजत दी है तो कुछ मामलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर इम्यूनोथेरेपी चल रही है तो भी यही सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोगों में इम्यूनोथेरेपी के दौरान स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं और रेटिनाइल 0.1% स्किन में इरिटेशन या ड्राइनेस बढ़ा सकता है। इसीलिए बिना ऑन्कोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के इसे शुरू करना ठीक नहीं माना जाता। अगर आपकी इम्यूनोथेरेपी चल रही है तो क्या ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा है कि आपकी स्किन अभी ठीक है और उनकी इम्यूनोथेरेपी अभी भी चल रही है और अभी 22 को फिर से उनकी सिटिंग है। अगर इम्यूनोथेरेपी अभी चल रही है और भी सिटिंग है तो रेटिनाइल वाला ये प्रोडक्ट अभी अपने आप शुरू मत कीजिए। सबसे सही होगा कि आपको जब ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले तो ये प्रोडक्ट साथ ले जाए और पूछ ले, क्या मैं इम्यूनोथेरेपी के दौरान ये रेटिनाइल 0.1% वाला स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकती हो। अगर स्किन केयर की जरूरत हो अभी तो डॉक्टर की सलाह से सादा मॉइस्चराइजर और SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन बेहतर विकल्प होते हैं जिसमें रेटिनाइल ना हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर की परामर्श की जरूरत होती है, लेकिन आप बिना डॉक्टर की परामर्श के, बिना डॉक्टर के इजाजत के, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप ये सारी चीजें कैसे बेच सकते हो दूसरे को। अब आपसे इन्फ्लुएंस होकर कोई अगर यही सारी चीजें ले और लगा ले और उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हुए। अब ये खुद एक सी पेशेंट है, अपने आप ही इनकी ट्रीटमेंट चल रही है और जैसे कि आपने सुना कि अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है या फिर आपकी कोई भी रेडिएशन वाली थेरेपी चल रही है तो आप उसको डॉक्टर की सलाह के बिना ना लगाएं। फिर मैडम कैसे सेल कर रही हैं भाई? इसको आके खुले आप और कमेंट कराने के लिए जिन मैंने देखे वहाँ पे बहुत सारे कमेंट हैं तो उन्होंने कहा है कि आप ये वर्ड मुझे लिख कर भेजो तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगी आपके DM में। तो ये उन्होंने इस तरीके से ये शुरू कर दिया है, जैसे कि बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं जस्ट फॉर अपने कमीशन के लिए। अब कमीशन के लिए कोई इतना पागल हो जाता है क्या कि बिना इसके इनको खुद को कितने सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, कितने सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि वो भी इसी तरीके की बीमारी से सरवाइव कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। अब चालू को जो फॉलो करते हैं वो पूछते हैं हमारे बच्चे को ये है कि हम ये खिला सकते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे लिए दुआ करो, हम प्रेग्नेंट हो जाए, हम भी सीट साइकिलिंग करेंगे। तो जैसा वो कंटेंट बनाती है उसको लोग वैसे ही कमेंट करते हैं और जैसे ये कंटेंट बनाती हैं लोग इनको वैसे ही कमेंट करते हैं। तो बिना जान पहचान के इस तरीके से बिना जांच लिए हुए आप ऐसे कैसे डॉक्टर बन जाओगे, ऐसे कैसे कर लोगे? क्योंकि मुझे ना ऐसा क्लिक हुआ था कि जिस तरह की इनकी ट्रीटमेंट चल रही है वो बहुत हैवी होती है। क्योंकि मैंने अभी लास्ट मंथ ही अपना एक CT स्कैन करवाया था तो वो डॉक्टर मुझे बड़ी ही डिटेल में बहुत सारी बातें बता रही थी। उसके दौरान एक दवाई होती है जो आपको दी जाती है अंदर और उसको रोकने के लिए 1 घंटा पहले, इस ट्रीटमेंट से 1 घंटा पहले आपको वो दवाई दी जाती है। एंड देन जब आपका वो हो जाता है, पूरा टेस्ट हो जाता है, उसके बाद भी वो 1 घंटा पहले अपने पास रखते हैं। जब तक उसका असर कम ना हो जाए तब तक आपको वो जाने भी नहीं देते। वहाँ छोटे बच्चे अलाउड नहीं, वहाँ प्रेग्नेंट लेडी अलाउड नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके असर ऐसे होते हैं। और आपने सुन ही लिया है कि ड्राइनेस होती है, इस तरह की जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो मुझे बहुत हाईली डाउट होता है जब मैं ऐसे देखती हूँ कि मैडम बिंदास तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हो। देखो, आपको अगर ये बीमारी नहीं होती तो ये आपका काम था, आपको कौन रोक सकता था? या चालू अगर ये सेल करेगी तो चालू को कौन रोकेगा? जनाब सेल करेंगे तो जनाब को कौन रोक ले? लेकिन मैडम एक पेशेंट है एक तरीके की, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अभी 27 तारीख को ही उनको ट्रीटमेंट के लिए फिर से जाना है और बिना डॉक्टर के तो अब आपने तो बताया नहीं, या अगर आपने आपके डॉक्टर ने ही ये बोल दिया है कि ठीक है इसके जो भी इसमें जो भी चीजें डली हुई हैं वो आपके लिए ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, तो फिर आपने ये बात मेंशन क्यों नहीं की कि भाई मेरे लिए मैंने
ऑन्कोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से पूछ लिया है, तो इसलिए ये मेरे लिए सेफ है, मैं इसको यूज कर सकती हूँ। और आप भी पहले अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ लेना अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। मतलब बेचने के चक्कर में अकल बेच खाई है क्या? जस्ट थोड़ी सी अपनी कमीशन के लिए कुछ भी ऊल जरूर बेच देते हैं। अभी मैंने बोला था कुछ टाइम पहले ही, एक रील शॉर्ट भी बनाई थी और बताया था कि इस तरह के दावे करने के लिए और बताने के लिए, कोई भी चीज स्किन से रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो, वो आप ऐसे सेल नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब की भी गाइडलाइन है ये। फिर आप एक कैंसर पेशेंट होने के बाद जब आपकी इतनी रेडिएशन वाली ट्रीटमेंट चल रही है, आप कैसे रिकमेंड कर सकते हो दूसरे को, जो लोग आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। चलो ये तो हो गई इनकी रील की बात। अब बात कर लेते हैं कि ये जो पतली दुबली हुई हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनको जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कुछ इनकी परेशानी है। हमने और भी लोग देखे हैं, और आपने कितने सारे सेलिब्रिटी का सुना होगा कि उनका इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। इनके हाव भाव, इनके एंगल से, इनके देखने से, इनके किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है। ऐसे नहीं होता। इंसान अगर कमजोर होता है, अगर तकलीफ में कमजोर, मैंने नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको बात को अग्री नहीं करी कि इंसान तकलीफ में कमजोर भी हो जाता है। भाई सूख जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वो दिखता है। जो बीमारी से कमजोर होता है ना, उसका दिखता है। लेकिन अगर कोई अच्छी खासी जो है डाइट कर रहा हो, डाइटिशियन से डाइट ले रहा हो, या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया हो जिससे ड्रास्टिक आपका वेट लॉस हो रहा हो, क्योंकि आप 4 साल में, 3 साल में तो वेट लॉस कर नहीं पाई हो। मतलब आप चालू की शादी के टाइम भी अच्छी खासी थी, इतनी नहीं थी जितने आप अब होते जा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर आपने कंसीव कर लिया, ठीक है, वो सबका वेट पुट ऑन होता है। उसके बाद जैसे रुबीना दिलेक हैं, जैसे और भी कई सारे सेलिब्रिटी हैं, जब डिलीवरी के बाद वो 4, 6, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद ही वो धीरे धीरे करके अपने फिगर में वापस आने शुरू कर देते हैं। तब तो हमने देखा ही नहीं। ये तो बीमारी इनको लास्ट ईयर से हुई है, जब हैदर हुआ तब ये डायग्नोस्ट हुआ इनको। लेकिन तब से अब तक मैडम में क्या बदलाव आपने देखा? पहले से ज्यादा स्किन अच्छी होती जा रही है, पहले से ज्यादा स्लिम ट्रिम होती जा रही है, अच्छी डाइट ले रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि डाइट अच्छी लेनी ही चाहिए। और अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर ने आपको अवॉइड करने के लिए बोला है कि बाहर का खाना नहीं खाना, तो क्या इनका रुका है? हमने तो देखा ही नहीं। अगेन मैं फिर वही कहूंगी कि मैं बीमारी पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनकी हरकतों पर मैं इनको शक कर रही हूँ। तो क्या ये ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमें डॉक्टर ने ये चीज मना करी, लेकिन हम फिर भी खा कर दिखा रहे हैं, आप भी खाओ, आप भी हमारे जैसे हो जाओ। अगेन फिर वही कहूंगी, अच्छी लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, टी शर्ट पहना हुआ था उन्होंने और डेनिम पहना हुआ, और अम्मी भी बलाइयां ले रही थी। अचानक सडनली इनके बाल इतने बड़े कैसे हो गए? अभी कुछ टाइम पहले तक तो इनके बाल अच्छे खासे थे, शोल्डर से थोड़े से नीचे आ रहे थे, लेकिन अब तो अच्छे खासे बड़े दिखाई दे रहे हैं। भाई ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट ले रही हो जिससे आप स्लिम भी हो गए और आपके बाल भी इतने जल्दी बड़े हो गए? क्योंकि मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा था कि इन्होंने स्टोरी में पैच लगा रखा। हाँ, उस टाइम पे शायद लगा रखा होगा जब ये जनाब के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं अपनी डेट, कि आज हम जा रहे हैं रूहान को लेके अकेले। भैया अकेले कहाँ, तुम धर्मदादा को साथ में लेकर गए, अकेले तुम जाते कब हो? कोई सा भी कपल ऐसा नहीं। तो ये बात बहुत सोचने वाली है और गौर करने वाली है कि भाई जो और सेलिब्रिटी हैं जो इस सब चीजों से गुजर रहे हैं, हिना खान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का। वो इतनी ज्यादा जिम फ्रीक है, इतनी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी। हमने उसको देखा था कि अपने आप को फिट रखती थी वो, बिल्कुल डाइट से, एक्सरसाइज से, जबरदस्ती करती। लेकिन जब बीमारी होती है ना और आपके अंदर दवाइयां जाती है, उनके जब साइड इफेक्ट होते हैं तो वो आप पर दिखते हैं, चाहकर भी आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तो हमें सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बीमार है तो उसको सुंदर दिखने का हक नहीं है, उसको सुंदर लगने का हक नहीं है, बिल्कुल लगे, लेकिन भाई जो तुम बता रहे हो और जो तुम दिखा रहे हो वो मैच नहीं हो रहा है। बाकी ये जो इन्होंने रेटिनॉल लगाया है ना, ये ऐसे पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। उसको पहले अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात कर लेना चाहिए और उसके बाद ही आपको बताना चाहिए, और अपनी ऑडियंस को ये बात मेंशन करनी चाहिए। फिर अगेन वही गलती कर रहे हो जैसे इन्होंने पहले गलती कर दी थी कि भाई वेज है या नॉन वेज है, ये इन्होंने नहीं बताया। बेध्यानी में लोग उसको मंगा भी लेते, क्योंकि लोग इनको मानते भी बहुत थे। तब उस टाइम भी मानते थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं, पूछते हैं, इनके कहने से वो सारी चीजें लेते हैं और करते हैं। तो तुम्हें ये बताना चाहिए कि जैसे मैं ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछ लिया है, मेरे लिए ये सेफ है। आप भी पहले डॉक्टर से पूछ लेना, अगर आपको कोई भी ऐसी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले अपने डॉक्टर से पता कर लेना। किसी मतलब ये कह रही है कि ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, उन्होंने रेकमेंड किया है तो आप भी ले लो, मैं तो जनाब के लिए भी मंगा लूंगी। कैसे मंगा लोगे भाई? हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है। आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करे तो आप ये लो, अदरवाइज आप ऐसे चून
चूना मत लगाओ। अब बात करते हैं कि मैंने कहा था, जनाब ने पूछा था कि वहां पे ये चारती आई है, 27 तारीख को हम फिर से जाएंगे। तो भाई चारती क्या प्लानिंग करने के लिए आती है, और घर में सिर्फ चारती रह गई है जो मैडम जनाब के साथ जाते हैं, या वो मैनेजर है इसलिए जाती है क्योंकि वो प्रमोशन, जहां जब जब प्रमोशन होता है उस होटल का, तो वो ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो सेटलमेंट जो है वो तो मैनेजर ही करती है, वो सारी डील तो मैनेजर ही संभालती है ना। इसलिए मुझे और ज्यादा स्ट्रांगली उस बात का डाउट होता है कि ये वहां हॉस्पिटल में जो जाते हैं ना, ये प्रमोशन का एक हिस्सा है, भले ही अगर ट्रीटमेंट भी हो रहा हो तो लेन देन का हिस्सा है। मुझे तो बहुत ही स्ट्रांगली डाउट होता है भाई इस चीज के लिए, और वो भी इन्होंने ही पैदा किया है। वो जो शक है ना, वो शक इन्होंने ही मेरे दिमाग में डाला है अपने कंटेंट को दिखा के। जैसे कि वहां पर जो खाना है वो खाना दिखाना, एक एक वैरायटी ऐसे भाई साहब, जैसे शादी वाला वीडियोग्राफर होता है ना, वो एक एक चीज दिखाता है कि लड़की वाले ने, ये लड़के वाले ने क्या क्या रेडी किया है, ये खाना ये खाना। धीरे धीरे सिनेमेटिक सीन से यहाँ से शुरू हुआ, गोलगप्पे से लेकर और वहां तक आप तक चले जाओ, और इतनी सारी वैरायटी आप जो बुफे में लगी हुई है तो वो आप दिखा दो, फिर आप शामियाना दिखाओ, फिर आप ये बताओ। मतलब हद नहीं हो गई। इन्होंने यहाँ तक भी बताया कि यहाँ से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने तक के लिए इस तरह से शटल चलती हैं, आपको जिससे आसान नहीं हो जाता है। मतलब पूरा टोटल प्रमोशन करो, हमें कोई बुराई नहीं, पर बताओ ना। और वैसे तो मुझे दो ही टॉपिक पे ही बात करनी है, तो इसलिए दो ही टॉपिक पे बात करूंगी। तो एक तो ये मैडम से रिलेटेड टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। दूसरा भाई साहब, ये तो भाई साहब प्लानिंग में बैठे हुए थे। एक रील मुझे वायरल हो रही थी जो कि बिग बॉस में बैठे बैठे ये दीपिका कक्कड़ मैडम जो है वो ये कह रही थी कि मुझे एक होटल खोलना है, एक रेस्टोरेंट खोलना है। तो भाई साहब खोला रेस्टोरेंट किसने? बहन ने। जनाब का और मैडम का तो था अंदर से कि भाई हमें अपना ये काम करना है। मैडम का सपना होता था, तो भारती ये मजाक उड़ाते हुए, ये शायद उसको ताना मारते हुए, ये शायद उसका मतलब उसी तरीके से पता नहीं किस वे में उसने बोला होगा, तो वो उसको छेड़ भी रही थी बिग बॉस के टाइम पर। और वो बोल भी रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं दीपिका कि तुम बाहर जाओ और शोएब तुम्हें चाबी पकड़ा ले कि ये लो तुम्हारा रेस्टोरेंट, और ये देखो रेस्टोरेंट रेडी हो गया जब तक तुम बाहर निकलो। तो वो हंस रही थी, नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके, ऐसे करके मजाक मस्ती चल रही थी। अब सोचो जब चालू ने ये प्रपोजल रखा होगा, सारा बिग बॉस तो देखा भाई उसने। जब उसकी भाभी यहाँ पे आई हुई थी, खूब कैंपेनिंग खूब की है उसने, दोनों बच्चों से बैनर बना बना के जो एक्स पर पोस्ट कर रखे, क्योंकि तब यूट्यूब पे तो थे नहीं, तो इसलिए उसका सपना हुआ करता था। और सपना किसने पूरा कर लिया? पैसा बचा बचा के। इनकी छाती पर मूंग दल दल के चालू ने इनका ही खा खा के, इनके खर्चे करवा करवा के जितना भी अपना पैसा कमाया, टोटल सारा का सारा पैसा अपना सेव कर लिया, रेस्टोरेंट में लगा लिया, मकान बना लिया, दूसरा मकान बना लिया, तीसरी प्रॉपर्टी खरीद ली, चौथा फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली, ससुराल के लिए गाड़ी ले ली, ससुराल का घर बना लिया, इतना सब कुछ कर लिया। और ये लोग पिछड़ गए, बस ये खर्चे करते रहे, और ये कहते ना ये शान और शौकत में ही मरे रहे, और वो इनसे कब का आगे निकल गए और रेस्टोरेंट डाल दिया। अब रेस्टोरेंट डालने से, अब देखो रिश्ते ऐसे होते हैं, अब तक तो हो सकता है ये शायद झेप रहे हों कि भाई चालू फनी का रेस्टोरेंट खुल गया है, हम भी रेस्टोरेंट खोलेंगे तो लोग क्या बातें बनाएंगे। लेकिन वही वाली बात होती है ना, जब सर के ऊपर से पानी चल जाता है तो फिर कोई किसी की शर्म नहीं करता, फिर तो भाई हम भी खुलकर ही खेलेंगे। तो ऐसा लगता है जैसे मैडम जनाब अब खुलकर खेलने के पूरे मूड में बोल रहे हैं कि भाई फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद जल्दी ही करेंगे, प्लानिंग में है। रेस्टोरेंट का नाम तक सोच रखा था मैडम ने, बताओ, और चालूबाजी मार गई धोखा दे के इनके कंधे पर चढ़कर भाई साहब वो तो छज्जे पर बैठ गई और ये नीचे ही पड़े रहे। खैर जनाब को मैं तो एक ही अकल दूंगी, अगर वो सुनते हैं या उन तक मेरा पॉडकास्ट पहुंचता है, तो मैडम जनाब ऑल्टरनेट डे पर अपना कंटेंट डालो, कंटेंट पे थोड़ा सा काम करो, एडिटर्स को वापस बुला लो, कुछ भी करके। अब तो अम्मी भी तुम्हारे पास रहती है, नान भी तुम्हारे पास रहता है, दो दो आपके पास चंगू मंगू हैं, फिर आपके पास देव भैया हैं, आपके पापा हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए तो पापा वैसे भी बाहर आते ही हैं, जब वो उनकी प्रैक्टिस करा रहे थे हमने हॉल में देखा, उतनी देर के लिए तो आते ही हैं। तो पापा के साथ अम्मी के साथ पुरानी बातें, मस्ती, थोड़े बहुत छोटे छोटे हल्के मुल्के से गेम जिसमें अपने बच्चे को इन्वॉल्व करके इस तरह का कंटेंट बनाओ, अपलोड करो ऑल्टरनेट डे पर। उससे आपको रिलेवेंस, आप बने रहोगे, रिलेवेंट बने रहोगे, प्लस आपको रेगुलर व्यूज आते रहेंगे, लोगों को कंटेंट थोड़ा चेंज लगेगा। दादा दादी का बच्चे के साथ बॉन्ड बनेगा, बच्चे का दादा दादी के साथ बॉन्ड बनेगा, कुछ पुरानी बातें वो जानेगा, कुछ वो बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे, कुछ तुम्हारा कंटेंट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। कब तक ये चिकन मटन और ये सब बनाते रहोगे? गमछाधारी, गमछा और रख लिया कंधे पे कि मैं हाथ धोता रहता हूँ तो इसलिए मैंने गमछा कंधे पर रखा, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, जो लोग
लोग ये कहते हैं ना, अरे उन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर रखा होगा, ये कर रखा होगा। भाई कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रखा, क्योंकि मैडम की ही कमाई पे सारा घर खानदान पल रहा था। इवन ननिहाल तक तो पलता रहता था इनका यहाँ। वो तो अब जब चालू ने संभालना शुरू करा है तब जाके अपने पाले में लिए, जब जनाब ने हाथ खड़े कर दिए। तो 2 बच्चे पढ़ने वाले, अपने बीमार पापा, पापा का केयर टेकर और पापा के साथ आने वाली वो फिजियोथेरेपिस्ट, अपने 2-2 चंगू मंगू की सैलरी, अपने बिजली का मेंटेनेंस का, ग्रोसरी का, मैडम की मम्मी का घर, वो सारी चीजें, ये सब कौन मेंटेन कर रहा था? ये सब मैडम ही मेंटेन करती। जनाब कितना दे रहे हैं, कितना हिस्सेदारी उनकी है, पता नहीं। लेकिन हाँ, अब अचानक से ये बीमारी का झट, फिर मैडम की बीमारी जो उसमें भी जो भी कुछ पैसा लग रहा है या वो कोलैबोरेशन में ही ट्रीटमेंट हो रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। उसकी वजह से फाइनेंशियली तो ये थोड़े कमजोर हुए हैं। पर अच्छा यही है कि जब अब और कोई काम नहीं है तो भाई दबा के व्लॉग बनाओ, कंटेंट बनाओ, थोड़ा सा अपने कंटेंट पे ध्यान दो, दोनों मिलकर बराबर व्लॉग डालो। हो सकता है धीरे धीरे करके तुम्हारा कंटेंट अगर अच्छा होता जा रहा है, इनहेंस होता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स व्यूज वापस फिर से आएंगे। और कंटेंट चेंज होगा तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों का देखने का नजरिया भी थोड़ा सा चेंज हो। और डालो भाई, मैं अब तुम्हारा इरादा था, तुम्हारा पहले से मन था, आप लोग पहले से प्लानिंग करके बैठे थे, चालू ने बाजी मार ली अपना पैसा बचा बचा के। तो भाई किसी कोई कह के थोड़ा ना गया कि सिर्फ चालू का ही अधिकार है कि रेस्टोरेंट खोलने का। अगर जनाब मैडम खोलना चाहते हैं तो कोई रोकेगा उनको। लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब काम करोगे। काम चोरी नहीं, सोफा तोड़ते रहते हैं बैठे बैठे, कंटेंट नहीं बना सकते। तो अगर आप तक मेरा पॉडकास्ट पहुंच रहा है तो अपने इस थोड़े सी चीजों पर काम करो। चीजें तो बहुत कर ली, अब चीजें कर कर दिखाओ। खैर भाई देखो, हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी का कोई भी काम खराब हो। अगर यही इनका मेन अर्निंग सोर्स है तो कमाओ ना, किसने रोका है। लेकिन उसके लिए आपको सोफा छोड़ना पड़ेगा, बेड छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। अब ये भी नहीं है कि इनके घर में कोई रहता ना हो या इनको कोई वो ना हो। हाँ, वो अलग बात है कि आलस इतना हावी हो गया है कि उस कंटेंट को बना नहीं पा रहे। अगर ये एक बार बोल दें कि पिज्जा तू यहाँ आ जा और कुछ देर के लिए यहाँ बैठ, तो भाई पिज्जा आएगी, क्योंकि उसकी माँ मना नहीं कर सकती। आज भी मैडम और जनाब की उतनी तो चलती ही है। वो अलग बात है कि मैडम जनाब उतना ज्यादा लेते नहीं है उनसे काम, वरना अगर एक बार वो बोलेंगे तो चालू रोक भी नहीं सकती। चालू की इतनी हिम्मत नहीं, घी आ जाती है भाई साहब, ये भाई भाभी के घर जाती। वो तो उन्होंने लेट गो कर दिया तो इसलिए चालू लेट्स गो हो गई। खैर, इन सब पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मुझे पता है कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो शायद मेरे इस पॉडकास्ट वो अपनी ओपिनियन देंगे, क्योंकि पता है कि ये लोग कभी भी चेंज होने वाले नहीं है, हमेशा की तरह से वही रहने वाले हैं, ढाक के 3 पात। वो हमेशा यही बोलती है मुझे कि शबनम जी आप कितना भी राय मशवरा दे दो, ये लोग नहीं बदलने वाले। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।